चलिए रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, या बल्कि अभी रिकॉर्डिंग छोड़ते हैं हम, पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। जस्ट लेट मी, चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर है किसी को या नहीं है? तो हम आगे पढ़ते हैं। चलिए, नो क्वेश्चन। डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ये अगेन हम थर्ड सेमेस्टर में एक कोर्स पढ़ेंगे आप लोग, DBMS का, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट का। तो वो पढ़ने से पहले यहाँ सिर्फ बैकग्राउंड दिया जा रहा है, क्या होता है डेटाबेस और डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस मैनेज क्यों किया जाता है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ेंगे। फिर जो कमर्शियल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उनमें क्या क्या चीजें होती हैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फील्ड का, रिकॉर्ड का और टेबल का। ठीक है, तो बात यह है कि जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ रही है वर्ल्ड के अंदर, तो डेटा भी बढ़ रहा है, बैंक का डेटा बढ़ रहा है, सेल्स का डेटा बढ़ रहा है। तो वो डेटा कहीं रिकॉर्ड करना और उसको रिट्रीव करना और उस पर मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट जनरेट करना, ये हमें काम होता है। तो हम वो डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डेटा एंड लार्ज डेटा एंड ऑर्गेनाइज डेटा। फिर उसमें हमें ऑटोमेशन की जरूरत पेश आएगी। ठीक है, तो एक मिनट पढ़ लीजिए, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पीपल नीड डेटा। जैसे हमको डेटा चाहिए होता है किसी भी चीज के लिए, चाहे हम स्कूल में हैं, और स्पीकर ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये आपका पर्सनल डेटा है। ठीक है ना। इसी तरह से कोई यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर स्कूल है, उसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर ये हो सकता है टीचर्स, सब्जेक्ट का नाम, अदर क्वालिफिकेशन, ये सारे डेटा है। ठीक है, यानी अगर मैं देखना चाहूँ, आई एम रनिंग एन स्कूल, तो मेरे स्टूडेंट्स में से कितनों की एज इससे बड़ी है, तो प्रॉब्ली अगर मेरे पास रिकॉर्ड होगा तो मैं सारा डेटा देखूंगा, हर एक की डेट देखूंगा, उसको नोट डाउन करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है या डिजिटल डेटाबेस है, तो मैं एक क्यूरी लगा दूंगा कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी डेट 10 साल या 10 से बड़ी है, तो वो सारा डेटा पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो लार्ज डेटा को कंप्यूट करना, मैनिपुलेट करने की जरूरत है हमें। ठीक है ना, अभी मुश्किल की बात नहीं हो रही, जरूरत है। जितना बड़ा डेटा होता जाएगा उतना कंप्यूट करना या उतना कंपेयर करना या उतना मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से स्कूल है या कोई यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल CS डिपार्टमेंट के चेयरमैन देखना चाहें कि ऐसे लोग जिन्होंने ICS पढ़ाया हुआ है या जो पढ़ा सकते हैं वो कितने हैं। तो जो 30 स्टूडेंट, 30 फैकल्टी हैं, उनकी फाइल मंगवाएंगे, देखेंगे किसका क्या एक्सपीरियंस है। या ये कि फिर हमारे पास डेटा होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 5 सब्जेक्ट आप मेंशन करते हैं वो पिक करके आ जाएगा कि जनाब ये 9 लोग हैं या 8 लोग हैं जो ICT पढ़ा सकते हैं, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कौन पढ़ा सकता है। ठीक है ना, तो ये देखना चाहेंगे लोगों का स्पेशलाइज्ड एरिया क्या है। ठीक है, तो ये है फॉर एग्जांपल डेटा। और थोड़ा सा आगे देखते हैं कि डेटा की एग्जांपल क्या है। ठीक है, ऑर्गेनाइज लिस्ट ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइज लिस्ट क्या है कि लोगों के नाम और उनके फोन नंबर। ठीक है ना, जैसे पुराने जमाने में होता था कि आप ढूंढते थे फोन नंबर, पहले मोबाइल इतने नहीं होते थे, लैंडलाइन होती थी, तो लैंडलाइन का नंबर नॉर्मली आपको याद नहीं होता था क्योंकि बड़े नंबर होते थे, 7-8 नंबर होते थे, तो फिर आप डायरेक्टरी से निकालते थे, कुछ नंबर याद होते थे। तो ये है कि नाम है अल्फाबेटिकल और उसके आगे, तो दैट्स अ डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा। ठीक है, और क्योंकि बहुत बड़ा है, ऑटोमेटेड नहीं है। इसी तरह से जो लोग लाइब्रेरी जाते रहे या जो लाइब्रेरी जाने का शौक है, उनको मालूम हुआ कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी में आप जाते हैं तो डिपार्टमेंट होता है, सेक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल आप टेक्नोलॉजी के सेशन में जाते हैं, और फिर आप आई डोंट नो एनीबॉडी हैज गॉन टू बिग लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें ये वाला फ्लोर जो है वो इकोनॉमिक्स के लिए है, ये वाला फ्लोर जो है वो साइंसेस के लिए है, ये वाला फ्लोर जो है वो इंजीनियरिंग के लिए है। अब उस फ्लोर पे तो आप पहुंच जाते हैं, फिर आप ढूंढते हैं किताब। तो किताब ढूंढने से पहले हजारों किताबें, आप क्या करते हैं कि देयर इज ए लाइब्रेरी कैटलॉग, कैटलॉग। उस कैटलॉग को आप ढूंढते हैं, फिर आपको पता चल जाता है कि ये नंबर है, फिर उस जगह पर जाके आप सीरियल वाइज आप ढूंढ लेते हैं। और दैट इज डेटा, एन ऑर्गेनाइज डेटा।
तो इसी तरह से जब डेटा बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको स्टोर और मैनेज करने के लिए आप कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है ना। और कंप्यूटर यूज करने के लिए आप क्या करते हैं, पहले डेटाबेस को कंप्यूटर में एंटर करते हैं। तो कंप्यूटर में एंटर करना, स्टोर करना और मैनेज करना इज अ डेटाबेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। ठीक है, तो डेटा का कॉन्सेप्ट आया, तो अब एक नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा और देख लेते हैं डेटा क्या चीज होती है और डेटाबेस क्या होती है। जरा पढ़िए, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, कोई भी फैक्ट है, कोई भी ऑब्जर्वेशन है, फिगर है, स्टैट्स है, ठीक है, तो ये सारा चीजें डेटा है। फॉर एग्जाम्पल नादरा का डेटा है और इसमें सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ पड़ी हुई है, नाम और सारी चीजें। अगर मैं देखना चाहूँ कि जनाब 24 साल से कम, 29 साल या 24 साल से कम लोग कितने हैं, तो उस डेटाबेस से, क्योंकि लाखों लोग पाकिस्तान में, तो डेटा उठाना, तो दैट्स ठीक है। तो डेटा क्या है, सारे लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है वो डेटा है। तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, होम एड्रेस, दिस इज ऑल डेटा, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज्ड, अनप्रोसेस जो फैक्ट्स पड़े हुए हैं वो डेटा होते हैं। यानी अगर आपका जो भी क्विजेज हो रहे हैं, जो भी असाइनमेंट हो रहे हैं, जो भी एग्जाम हो रहे हैं, सब डेटा जो पड़ा हुआ है, जब नंबर जो पड़े हुए हैं, दिस इज ऑल डेटा। लेकिन जब उसको प्रोसेस करेंगे, उसको टेबुलेट करेंगे, जमा करेंगे और फिर उसमें ग्रेडिंग करेंगे, तो वो ऑर्गेनाइज डेटा हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ठीक है। उसको जितना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर लेंगे, उसको प्रोसेस करना आसान हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड क्या है, डेटा, कोई भी नंबर, कोई भी फैक्ट्स, कोई भी अनप्रोसेस चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन 100 लोगों की एज पड़ी हुई है, लेकिन उनमें से मैं 24 साल से बड़ा होकर देखना चाहता हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू डू इज प्रोसेस द डेटा, ठीक है ना। उस डेटा को मैं कोई रिट्रीव कर रहा हूँ बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक, ठीक है। लॉजिक क्या है कि 24 साल या 24 साल से कम की ये लॉजिक है, इस पे मैं सर्च कर रहा हूँ, रिट्रीव कर रहा हूँ। दिस इज डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस पे डाल दिया, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे, किसी इंटर रिलेटेड पे। फॉर एग्जांपल, एक मेरे पास ईआरपी है, तो ईआरपी का जो सेल्स का डेटा है वो अलग है, और प्रोडक्शन का डेटा अलग है, रॉ मटेरियल का डेटा अलग है। तो इंटर रिलेटेड डेटा अलग अलग रख लिया मैंने, तो ये डेटाबेस हो गया। और सेल्स का डेटा मैं अलग तरह से रिट्रीव करता हूँ, उस पर देखता हूँ इसी तरह से, ठीक है। तो लॉजिकल, तो डेटाबेस क्या है, ये सारा डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करके खास फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर में स्टोर करना, ठीक है। तो डेटाबेस इज अ टूल दैट अलाउज पीपल टू, पहली चीज स्टोर, ठीक है, यानी कोई जगह पर जाके स्टोर करेगा, फिर आप जब चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ये तीन चीजें डेटाबेस में। तो डेटाबेस में डालना, स्टोर करना, एक्सेस करना और प्रोसेस करना। वैसे कोई नंबर पड़े हुए फाइलों में कहीं पे भी, तो दैट इज डेटा, ठीक है। ठीक है, तो अब इस डेटा को मैनेज कैसे करेंगे, जब ये लार्ज हो जाएगा उसको कैसे करेंगे, तो जरा हम देखते हैं, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़िए जरा। द लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा, people and organization use computers and an efficient data management system, ठीक है। अगर बैंक है, उसके पास लाखों लोग हैं, उनका डेटा डालना चाहते हैं, तो हमें फिर डेटाबेस चाहिए होगा, एक सिस्टम चाहिए होगा, ठीक है। तो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ठीक है, जो किसी तरह से एक दूसरे से रिलेट करता हो, ठीक है। मसलन एक एम्प्लॉय का डेटा है, तो एम्प्लॉय के डेटा में उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें रेलिवेंट है, ठीक है। तो पर्सनल डेटा में ये पड़ा होगा, लेकिन इसका सेल से कोई ताल्लुक नहीं है। सेल्स के अंदर होगा कौन सी प्रोडक्ट कब बिकी और कितनी बिकी, तो दैट्स अ सेपरेट डेटा। इसी तरह से फाइनेंस, ठीक है, तो फाइनेंस का डेटा अलग होगा बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल डेटा, नाम, एज, क्वालिफिकेशन, रॉ मटेरियल डेटा, ठीक है। तो सेल्स का डेटा बिल्कुल अलग होगा।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज होती है? डेटाबेस मैनेज सिस्टम ये होती है जिसमें आप डेटा डालेंगे, स्टोर करेंगे, एक्सेस करेंगे और प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाया हुआ है जिसमें आप किसी तरह से स्क्रीन के थ्रू डेटा डाल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब भी चाहे आप उसको एक्सेस कर लें, जब भी चाहे आप उसको उस पर कोई भी प्रोसेस चला के उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दें। तो डेटा एक चीज हो गई। डेटा मैनुअली हमारे पास रॉ डेटा अवेलेबल होता है, और रेलिवेंट डेटा हो सकता है, रिलेटेड डेटा हो सकता है। ठीक है, पर्सनल डेटा में नाम, एज, क्वालिफिकेशन हो गई। लेकिन रॉ मटेरियल का डेटा बिल्कुल डिफरेंट होगा, कौन सा सामान कितना और कब इशू हुआ, कब खरीदा गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें, लेकिन इन सबको जब लार्ज हो जाता है तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जब लार्ज डेटा हो जाता है तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक टूल बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट टूल कह लें, सिस्टम कह लें। इसमें हम डेटा को रखते हैं, तो बड़ी बड़ी बैंकिंग एप्लीकेशन जो चीजें बनेगी वो सब डेटाबेस मैनेजमेंट से सिस्टम बनेगी। ये कमर्शियली अवेलेबल है, जरा देख लीजिए। नाम सुना हुआ है, IBM DB2, Oracle का डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर, मोंगो DB पॉपुलर हो रहा है बहुत। ज्यादातर एप्लीकेशन इसमें लिखी जाती है। और ये जो दो हैं जिसमें एक डॉल्फिन बनी हुई है और ये हाथी बना हुआ है, ये ओपन सोर्स है, MySQL एंड पोस्टग्रेस या PostgreSQL। पोस्टग्रेस इसलिए कह रहा हूँ कि पहला नाम इसका पोस्टग्रेस था, PostgreSGRES, SQL नहीं था। अब इसका नाम चेंज कर दिया उन्होंने, PostgreSQL। ये ओपन सोर्स है और बहुत पावरफुल है, ऑरेकल से कंपैटिबल है, SQL से कंपैटिबल, मतलब कंपैरेबल है, नॉट कंपैटिबल, कंपैरेबल है यानी पावर में, फंक्शनैलिटी में। ठीक है, MySQL थोड़ा सा वीक है, ओपन सोर्स है, लेकिन बड़ी बड़ी एप्लीकेशन भी बन रही है और उसमें बस में है कि आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप लेंगे तो आपको लाइसेंस की फीस देनी होगी, पर ईयर देनी होगी, मेंटेनेंस, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो और ये बहुत अच्छी जगहों पर यूज हो रहा है। आई डोंट नो अगर आपको मालूम है, हांगकांग शंघाई बैंक की जो, सॉरी, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो डेटाबेस है पूरी दुनिया में जो कर रहा है ट्रांजेक्शन, वो पोस्टग्रेस है। ठीक है, तो अभी पाकिस्तान में भी जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें ये रिप्लेस हो रहा है, ये वाला, ये सब हटा के, ऑरेकल हटा के। ठीक है, तो दी आर पावरफुल सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। बहरहाल दीज आर द कमर्शियली अवेलेबल। नाम अगर आपने सुने होंगे, जिसने काम किया होगा डेटाबेस में उसने सुने होंगे सारे नाम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है और क्यों जरूरत पेश आती है हमें, जरा पढ़िए। तो जो रूटीन टास्क है, किसी का कोई चीज सर्च करनी है, ढूंढनी है, तो मैनुअली वो टाइम कंज्यूमिंग होगी। ठीक है ना, अगर स्टूडेंट्स की मैनुअल फाइल बनी हुई है, या किसी यूनिवर्सिटी में, सॉरी, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसपे 1,000 एम्प्लॉई हैं, उनकी कोई चीज सर्च करनी है और वो मैनुअली करनी है, तो टाइम कंज्यूमिंग होगी, ट्यूडियस होगी। ठीक है, मेहनत लगेगी, 2 दिन 3 दिन लगेंगे उसको ढूंढने में। लेकिन अगर वो डेटाबेस पे है, ऑटोमेटेड है, तो हम शायद मिनटों में वो चीजें निकाल लेंगे। तो ये एक चीज है कि किसी को सर्च करना, किसी को डेटा डालना, किसी को मॉडिफाई करना, ये सॉरी, ठीक है। तो डेटाबेस क्या कर सकता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉर्ट कर सकता है 1000 ऑफ एड्रेस बाय जिप कोड। ठीक है, और या कोई आप सर्च करना चाहेंगे जी, कराची में, सिंध में कितने लोग हैं फलाने वाले, तो फलाने वाले रिकॉर्ड ठग से निकाल के ले आएगा, कराची, एनी प्रोविंस, सिंध में, पंजाब में। ठीक है, तो ये है बलूचिस्तान में। या अगर मैं सारा डेटा डालने के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि जनाब परसेंटेज क्या है DHS उफा में A ग्रेड्स की, तो ये परसेंटेज पता चल गया, ये लेस देन 10% है। तो जो B और C हैं वो कितने हैं जनाब, ये जो है वो 80% हैं, और फलाने कितने हैं, वो इतने हैं। तो ये मैं अगर सर्च करना चाहूँ, अगर मैनुअली, तो फाइलें रखूंगा, गलती के इम्कान है। लेकिन अगर सारा डेटा पड़ा हुआ है पिछले 8 साल का, 10 साल का, तो हम इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना, और फिर हम इस पर स्टैट्स डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर ये मैनुअली करेंगे तो बहुत एफर्ट लगेगी और टाइम लगेगा। ठीक है, कंप्यूटर से करवाएंगे तो एक दफा एफर्ट है डेटा डालने की, और आप जब भी डेटा आए इसको डालते जाए।
लेकिन उसके बाद जो भी मैनिपुलेशन है, कंपैरिजन है, कंप्यूटेशन है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो जब भी लार्ज डेटा होगा बैंक का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसकी वजह से हमें डेटा को मैनेज करने के लिए टूल चाहिए होंगे। तो ये कमर्शियली अवेलेबल डेटाबेस अवेलेबल। यहाँ तक बात क्लियर है? डेटाबेस और साइज की वजह से, और हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जरा रुकते हैं और समझते हैं कि डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, तो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में जो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस है उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको जरा समझ लें और याद रखें। जब भी आप कोई डेटाबेस की बात करेंगे तो उसके अंदर फील्ड होगी, उसके अंदर रिकॉर्ड होगा, उसके अंदर टेबल्स होंगे। ठीक है। फिर हम आगे ये भी पढ़ेंगे फ्लैट फाइल क्या होता है और रिलेशनल डेटाबेस का फर्क क्या है। रिलेशनल, आरडीबीएमएस, जो भी आपने नाम देखे थे, ये सारे रिलेशनल डेटाबेस हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है और रिलेशनल डेटाबेस नहीं होती है तो क्या होती है, तो उसको फ्लैट फाइल कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर हम ये देखेंगे मैंडेटरी फील्ड क्या होती हैं, फिर ऑप्शनल फील्ड्स क्या होती हैं, डेटाबेस बनाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। ये बहुत ही अपर लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो पूरा डीबीएमएस का कोर्स पढ़ेंगे, रिट्रीव कैसे करना है, बनाना कैसे है, सारा कुछ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपको एक तस्वीर नजर आ रही है, इसमें रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जैसे एक्सेल में होता है। तो कोई भी एक नंबर है जो वो एक फील्ड है, ISSN एक फील्ड है, नाम है, उसमें ये फील्ड पड़ी हुई है, 1 2 3, ये सब डेटा है। अ डेटाबेस फील्ड इज ए सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी एक जो डेटा पड़ा हुआ है वो उसको फील्ड कहेंगे। ठीक है ना? So notice in following figure, each piece of data is this address book is a stored location called field. तो ये सारा है, ये सब फील्ड है। एक फील्ड, ये दूसरी फील्ड, ये तीसरी फील्ड, लेकिन पूरी जो लाइन है ये पूरा रिकॉर्ड है। ये वाली फील्ड, ये वाली फील्ड, ये वाली फील्ड में कहा के एक रिकॉर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ये एक रिकॉर्ड है। ठीक है, एक रॉ जो है वो रिकॉर्ड है और एक रॉ का आइटम जो है वो फील्ड है। ठीक है, फील्ड समझ में आ रही है, रिकॉर्ड समझ में आ रहा है? पढ़ लीजिए। ठीक है, तो अ डेटाबेस रिकॉर्ड इज ए सेट ऑफ फील्ड्स, यानी सेट ऑफ फील्ड, जितनी भी फील्ड्स होंगी। ठीक है, तो रिकॉर्ड इज ए बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, यानी डेटा में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो ये रिकॉर्ड हो गया, पूरा रिकॉर्ड हो गया, पूरी लाइन जो होगी रिकॉर्ड होगी। लेकिन पूरा जो सारे रिकॉर्ड्स हैं उनको टेबल कहेंगे, यानी रोज एंड कॉलम्स। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ठीक है, तो रोज एंड कॉलम मिला के एक टेबल बनेगा। तो एक टेबल जो है वो रिकॉर्ड का सम है। ठीक है, तो आप जब आपके पास रिकॉर्ड्स हैं तो आप रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये एक टेबल है। तो हमने 3 चीजें सीखी। फील्ड, एक इंडिविजुअल जो डेटा पड़ा हुआ है, आइटम पड़ा हुआ है, उसको क्या कहेंगे? फील्ड। और जब फील्ड्स को जमा करेंगे और एक रिकॉर्ड बनाएंगे, एक रॉ बना देंगे, तो वो कहलाती है रिकॉर्ड। और बहुत सारे रिकॉर्ड रखेंगे तो उसको कहेंगे टेबल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई मुश्किल तो नहीं आ रही है? फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल, बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक भाई? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अब ये उस किताब से जो पीटर नॉर्टन की हम पढ़े, वहाँ की एक किताब, उससे कॉपी हुआ है। ये पूरा जो आपको एक्सेल की शक्ल में नजर आ रहा है, ये एक टेबल है। टेबल में रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, रिकॉर्ड की फील्ड्स हैं। ठीक है ना? ये जो पूरा आपको नजर आ रहा है, दिस इज ऑल टेबल। इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नंबर 1 2 3 4। तो ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है, और बहुत सारे रिकॉर्ड हैं इसलिए टेबल है। ठीक है ना? और ये फील्ड्स हैं, ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है। तो बहुत सारी फील्ड मिलके एक रिकॉर्ड बना, बहुत सारे रिकॉर्ड बन के टेबल बन गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रिवाइज यस करेंगे तो सर। सारा समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब जब डेटाबेस की जुबान बोलेंगे, व्हेन यू टॉक अबाउट डेटाबेस लैंग्वेज, तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलेगी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स।
तो फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स डेटाबेस में क्या चीज होती है, जरा देखिए क्या चीज होती है। आप फॉर्म क्रिएट करते हैं डेटा एंटर करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, ठीक है, उसको कहते हैं फॉर्म्स। तो फॉर्म्स आर, ठीक है, the most common element database are forms and reports. The forms are documented that are filled in to create, modify data. Records. Report क्या है? Report actually नाम से भी जाहिर हो रहा है, document that displays a selected portion of a database. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, वो एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है, यानी डेटा एंटर करने के लिए, डेटा क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, ये सब एक फॉर्म है। देख रहे हैं आपको स्क्रीन है, डेटा एंट्री स्क्रीन कह लें, ठीक है। तो डेटा एंट्री स्क्रीन है, लेकिन उसको डेटाबेस की फॉर्म में, डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में उसको फॉर्म कहेंगे। फॉर्म क्रिएट कर दो, फॉर्म क्रिएट कर दिया आपने इस चीज के लिए, डेटाबेस एंट्री के लिए, ठीक है। तो जिस तरह से भी आपको करना होगा उस तरह से आप एक खूबसूरत सा एक फॉर्म बना देंगे, ठीक है। ये लेकिन आप एक रिपोर्ट है, फलाना डेटा उठा लो तो एक रिपोर्ट बताएगा कि जनाब आप प्राइमरी रिपोर्ट आपकी, उसमें आप सेलेक्ट करेंगे तो रिपोर्ट डिस्प्लेज अ सेलेक्टेड पोर्शन, यानी जो आपने सेलेक्ट किया होगा, और डेट वाइज, रो वाइज वो आपको उठा के ले आएगा। तो फॉर्म किस लिए होता है? फॉर्म डेटा एंट्री के लिए होता है। रिपोर्ट किस लिए होती है? जो भी आप मांगेंगे, इस डेट से इस डेट तक फलाने वाले सेल्स ले आओ, तो वो उठा के ले आएगा, ठीक है। मैं पीछे जा रहा हूँ फिर। तो जब डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे तो देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो फॉर्म किस लिए इस्तेमाल होता है? डेटा एंट्री के लिए, जो भी आप स्क्रीन क्रिएट करेंगे उसको फॉर्म कहेंगे। और जब डेटाबेस में से कोई रिपोर्ट सेलेक्ट करनी होगी, कोई चीज दिखानी होगी, तो उसको रिपोर्ट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, टेबल हम पढ़ चुके हैं। टेबल में रोज एंड कॉलम्स होती हैं। टेबल ऑर्गेनाइज ईच रिकॉर्ड डेटा बाय द सेम सेट ऑफ फील्ड्स, बट इन मोस्ट डेटाबेस एप्लीकेशन a table store any number of records, ठीक है, यानी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, कुछ फील्ड ऐसी हैं जो मैंडेटरी हैं, यानी उनको डालना जरूरी है। अगर वो आप डालेंगे नहीं तो रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए वो फील्ड मैंडेटरी है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो बना हुआ है, लेकिन आप उसको वो डालना जरूरी है, ठीक है। बाकी फील्ड ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें, ठीक है ना। तो जब आप डेटाबेस का कोर्स पढ़ेंगे तो आप ये टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, मैंडेटरी फील्ड एंड ऑप्शनल फील्ड, ठीक है। नीचे देखिए लिखा हुआ है, रिकॉर्ड ऑफ एन एम्प्लॉय मस्ट इंक्लूड द पर्सन नेम, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि जब आप किसी भी आदमी का कोई रिकॉर्ड बनाएंगे तो उसमें उसका नाम तो बहुत जरूरी है। फिर आप उसकी डेट ऑफ बर्थ डालें ना डालें, एड्रेस ना डालें, ठीक है। तो किसी भी, एम्प्लॉय नेम इज नॉट एन ऑप्शनल फील्ड, दिस इज एन मैंडेटरी फील्ड, ठीक है ना। रिकॉर्ड में और मे नॉट हैव द पर्सन होम एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, मगर नाम तो उसका जरूरी है, उसके बगैर होगा नहीं। ये दिखा दिया है सर ने बना के कि जब भी आप कोई डेटाबेस बना रहे हैं तो उसकी, अब ये जब आप एक्चुअली जब डेटाबेस का कोर्स पढ़ेंगे तो फिर आप डेटाबेस को डिजाइन करेंगे, खाली नाम नहीं बल्कि नाम में भी इसको 3 में ब्रेक कर लेंगे जनाब। 20 फील्ड ईच, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, जिस तरह पूरी दुनिया में इंटरनेशनली होता है, ठीक है। तो आपको नाम का एक फील्ड नहीं होती है, आप अलग अलग कर लेते हैं। तो अब नाम कितने बड़े हो सकते हैं, कितने छोटे हो सकते हैं, तो पूरी दुनिया में 3 से ज्यादा नाम नहीं होते। तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या चीज मैंडेटरी होगी और क्या चीज डालना है, क्या चीज नहीं डालना है। एड्रेस, अब एड्रेस को भी आप तोड़ सकते हैं कंट्री में, सिटी में और होम एड्रेस में, जो भी आपका लोकल एड्रेस है, ठीक है। तो नॉर्मली एक इतनी बड़ी फील्ड नहीं होती है, उसको ब्रेक कर लेते हैं आप, ठीक है। सिटी, प्रोविंस एंड लोकल एड्रेस, हाउस नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आप तोड़ लेते हैं, जो आप पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल अभी तक क्या है कि जनाब, कुछ जब भी आप डेटा या रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो रिकॉर्ड में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बहुत जरूरी होंगी रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड मैंडेटरी, ठीक है। तो एम्प्लॉय नेम इज नॉट एन ऑप्शनल फील्ड, इट इज अ मैंडेटरी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, जो आप कोर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जिसको शौक है वो जरा जाके देख ले, बुक पढ़ ले। और भी अब जरा पढ़ते हैं फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल डेटाबेस। तो एनीबडी हु हैज हर्ड द, ये फ्लैट फाइल और रिलेशनल डेटाबेस का कभी नाम सुना है, या कोई किसी ने डेटाबेस बनाई है, कोई एनी आइडिया? कुछ है आइडिया थोड़ा बहुत या नहीं?
सर रिलेशनल का है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत का क्या मतलब है, जरा बताएंगे? रिलेशनल तो डेटाबेस सर का जैसे स्टाइल। रिलेशनल का मतलब ये हो गया कि जैसे उससे रिलेशन हुई हुई है उसकी, जैसे उसके अंदर उसकी आईडी भी है, उससे कनेक्ट हुई हुई है, मतलब डेटाबेस जैसे कीज होती है फॉरेन की और प्राइमरी कीज। हाँ, अब जरा जहन में सवाल रखिए और अब ये सोचेंगे, जहन में सवाल आएंगे तो जरा की बात ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, रिलेशनल का कॉन्सेप्ट है, फ्लैट फाइल का नहीं है, तो फ्लैट फाइल होती क्या है? और अगर ऐसा होता है तो मुश्किल नहीं है, लेकिन सवाल जहन में रहेगा तो समझ में जरा आएगा। ठीक है ना? तो फ्लैट फाइल क्या चीज होती है? फ्लैट का मतलब है एक चीज। ठीक है ना? फ्लैट जिस तरह चपटी सी चीज, लेकिन अगर उसमें लेयर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो शायद फ्लैट नहीं है। ठीक है, जो भी आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी है टेबल की, फ्लैट फाइल का मतलब है टेबल एक है, टेबल के अंदर रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के अंदर फील्ड है। अगर वो सिंगल टेबल है, सिंगल टेबल है, तो उसको कहते हैं फ्लैट फाइल। अब ये फ्लैट फाइल नाम कहाँ से आया, अभी मैं इसकी तस्वीर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब हम पहले प्रोग्रामिंग करते थे, जब रिलेशनल डेटाबेस नहीं थी, आरडीबीएमएस नहीं थी, तो हम क्या करते थे, कोबोल के अंदर या आईबीएम के अंदर एक प्रोग्राम लिखते थे और उसमें नाम लिखते हैं, बहुत सारी चीजें लिखते थे, कहीं जाके फाइल में लिखते थे। ठीक है, और उसको सेमी कॉलन से सेपरेट कर लेते थे, और बिल्कुल फ्लैट फाइल होती थी, टेक्स्ट डेटा होता था उसमें। ठीक है, तो वो टेबल की शक्ल का तो होता था, मिलता जुलता तो था, लेकिन वो एक्चुअली टेक्स्ट होता था, फ्लैट फाइल होती थी। बात समझ में आ रही है फ्लैट फाइल का वर्ड कहाँ से आया? लेकिन अब जो रिलेशनल डेटाबेस है, इसमें आप सिंगल टेबल का भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग वो रिलेशनल डेटाबेस तो होगी, लेकिन फ्लैट फाइल से मिलती जुलती होगी। तो जहन में याद रखने की वाली बात क्या है, अगर किसी एप्लीकेशन में सिंगल टेबल पड़ा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं? फाइल या फ्लैट फाइल। क्लियर है यहां तक? क्लियर है भाई? समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर, क्लियर सर है। आ रही है। हाँ, अब जरा आगे हम डायग्राम देखते हैं तो और समझ में आ जाएगी हमें। वही, ठीक है। अभी देख रहे हैं आप, ये एक एक टेबल है, पेशेंट आईडी और ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसको फ्लैट इसलिए कहते हैं कि ये मैंने आपको टेबल बना के दिखा दिया, ये टेबल है और एक टेबल है, एक टेबल है, तो इसको फ्लैट फाइल कहते हैं थियोरेटिकली स्पीकिंग। लेकिन ये ऐसे होती नहीं थी। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ कि ऐसे होती थी, इसलिए इसको फ्लैट फाइल कहते थे। ऐसे होती थी, देख रहे हैं आप, ये एक टेक्स्ट पड़ा हुआ है, पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, डीओबी। एक्चुअली टेबल होता नहीं था, ये सिंपल टेक्स्ट पड़ा हुआ है। और ये कैसे सेपरेट होता था? यानी 1 2 3 के बाद अगर सेमी कॉलन आ गया तो ये दूसरा ही फील्ड है, उसके बाद सेमी कॉलन आ गया तो ये दूसरी फील्ड है, इसके बाद सेमी कॉलन आ गया तो दूसरी फील्ड है। इस तरह से ये फ्लैट फाइल पड़ी होती थी और एप्लीकेशन उसमें से रीड कर करके निकाल के लाती थी, इसलिए इसको फ्लैट फाइल कहते थे। लेकिन अब हम ऐसा एप्लीकेशन जिसमें सिंगल टेबल हो, उसको फ्लैट फाइल कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, याद रहेगी अब ये। और समझ में आ गया कि आज से 20-25 साल पहले फ्लैट फाइल क्या होती थी? एक टेक्स्ट होता था और एप्लीकेशन जाती थी और वहां से रीड करके ले आती थी। ठीक है, यस सर। हाँ। अब देखते हैं रिलेशनल में क्या होगा। इसका मतलब है फ्लैट में एक टेबल होता है तो उसमें ज्यादा टेबल होते होंगे। ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन पढ़ लीजिए। रिलेशनल डेटाबेस, डेटाबेस मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ टेबल। ठीक है ना? a common field existing in any two table उनको कनेक्ट करती है, रिलेशन डेवलप करती है। ठीक है, तो कोई एक प्राइमरी की, सेकेंडरी जो आप कह रहे हैं, तो कोई भी की है जो उनको एक दूसरे को रिलेट करेगी। जरा नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। ठीक है, अब ये 3 टेबल हैं, दिख रहा है आपको? सिंगल टेबल नहीं है, 3 टेबल हैं। तो 3 टेबल नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ और भी चीज नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? कि मैंने डेटा सेग्रीगेट कर दिया है, कस्टमर को अलग कर दिया है। ये सारी चीजें एक टेबल में भी डाल सकता था मैं। ठीक है, और उसको कोई नाम दे देता मैं। लेकिन मैंने क्या किया, अब क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस अवेलेबल है, तो मैंने सारों को डेटा, क्योंकि जब लार्ज एप्लीकेशन बना रहा हूँ ना, एक बड़ा ईआरपी बना रहा हूँ, एक बैंकिंग एप्लीकेशन,
तो मुझे मालूम होना चाहिए ये कस्टमर का डेटा है, ये कॉर्पोरेट का डेटा है, ये फलाना है, ये फलाना है, तो सबको अलग अलग कर दो और फिर रिलेशनशिप बिल्ड कर लो, तो उसको मैनेज करना आसान हो जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने तो डेटा ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेजमेंट, बात समझ में आ रही है? तो हमने अलग अलग कर दिया। कस्टमर देख रहे हैं आप, कस्टमर एक अलग चीज है, ऑर्डर एक अलग चीज है, प्रोडक्ट एक अलग चीज है, नजर आ रही है? अलग अलग चीजें, और इनको रिलेट कर दिया। कस्टमर आईडी से कस्टमर और ऑर्डर को रिलेट कर दिया, प्रोडक्ट आईडी से हमने प्रोडक्ट को और ऑर्डर को रिलेट कर दिया। तो ऐसा डेटाबेस जिसमें एक से ज्यादा टेबल है, बल्कि बहुत सारे टेबल होंगे, 400 500 टेबल होंगे, अलग अलग होंगे, लूजली कपल्ड होंगे, मॉड्यूल अलग अलग होंगे। जब आप बड़ा एक आर्किटेक्ट बनाएंगे ना, ये आर्किटेक्ट है एक्चुअली, इसके अंदर जो फील्ड है वो डेटाबेस की डिजाइन है, कितनी बड़ी फील्ड होगी, कितनी छोटी होगी, कौन सी टाइप होगी, लेकिन उसका जो आर्किटेक्ट बनाएंगे ना आप, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल हो, अच्छा हो, ठीक है, क्लियर है? तो अब फर्क समझ में आ रहा है फ्लैट फाइल का, रिलेशनशिप का, रिलेशनल डेटाबेस का, क्लियर हो गया? अब कोई पूछेगा तो बता सकते हैं, ठीक है भाई? ठीक है ना, कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन पता होनी चाहिए। जब आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो कोबोल, आरपीजी, आईबीएम की पुरानी मशीनों पे जब लिखा जाता था तो डेटाबेस से उठा के तो लाता था, लेकिन वो एक टेबल पड़ा होता था, कहीं टेक्स्ट पड़ा होता था, वहां से उठा के ले आता था, इसलिए उसको फ्लैट फाइल कहते थे। लेकिन अब जो डेटाबेस का जो डेटा है वो एक फाइल में नहीं पड़ा होता, मुख्तलिफ टेबल होते हैं और उनको ज्वाइन कर लेते हैं, इसलिए वो रिलेशनल होता है। वो टेबल को हम जोड़ लेते हैं, रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। आगे एक और, जी एक और तस्वीर देख लेते हैं। अभी देख रहे हैं आपने, हमने कुछ कुछ फील्ड्स को अलग अलग कर लिया है, एड्रेस अलग कर दिया है, क्लाइंट अलग कर दिया है, ऑर्डर अलग कर दिया है, ये समझाने के लिए कि जब आप बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसमें मॉड्यूल बनाते हैं, तो सेल्स के मॉड्यूल को अलग कर देंगे, प्रोडक्शन के मॉड्यूल को अलग कर देंगे, और फाइनेंस के मॉड्यूल को अलग कर देंगे, फिर उसके अंदर प्रोडक्शन के अंदर रॉ मटेरियल अलग कर देंगे, वेयर हाउसिंग, फिनिश गुड अलग कर देंगे, और फलानी चीज अलग कर देंगे, वेस्टेज अलग कर देंगे। समझ रहे हैं आप? तो इतने 400 300 अगर मैंने टेबल बनाने हैं तो मुझे अलग अलग इसलिए करता हूँ कि उसकी मैनेजमेंट आसान हो जाती है। कि कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाते वक्त आपको एक फाइल के अंदर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, याद रखना, मेंटेन करना। बात समझ में आ रही है? तो डेटा जब लेजर लार्ज हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, तो मुझे टूल चाहिए, जब टूल चाहिए तो फिर मुझे मैनेज करने का तरीका चाहिए, तो फिर ये एक तरह से डिजाइन करने के लिए रिलेशनल डेटाबेस। यहाँ तक क्लियर है? कोई बात मुश्किल तो नहीं है? समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हमें क्या है, हमने बहुत ही बेसिक सी चीजें पढ़ ली, डेटा क्या चीज होती है और लार्ज डेटा क्या होती है, और फिर उसको मैनेज करने के लिए हमें एक टूल चाहिए। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? प्रॉब्ली 2-3 मोर स्लाइड्स। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स क्या करता है? यूजर को एक्सेस देता है। ठीक है, अब जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर हैं वो क्या करते हैं? लाइसेंस बेस करते हैं, यानी अगर आपने लेना है तो 100 यूजर कितने प्राइस होंगे, 1 लाख के, 1000 के इतने प्राइस होंगे। तो होती तो डेटाबेस है और एक्सेस होती है, लेकिन वो कंट्रोल करते हैं उसको, प्राइसिंग को, नंबर ऑफ यूजर से। तो बैंक है, उसके पास 1000 यूजर हैं तो उससे ज्यादा पैसे मांगेंगे। छोटी सी कंपनी है जहां पर 15 यूजर हैं तो उनसे कम पैसे ले लेंगे, नंबर ऑफ यूजर्स के हिसाब से होता है। फिर जो आपको बेचते हैं तो आपको एक एक्स प्राइस में बेचते हैं, फिर हर साल उसका 20% या 22% मेंटेनेंस एग्रीमेंट लेते हैं। ठीक है, अब आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डेटाबेस में नंबर ऑफ यूजर्स हो गए, कितने लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब एक बैंकिंग या कोई जो बहुत बड़ी एप्लीकेशन है उसमें हजारों लोग उसको एक्सेस कर रहे होंगे। ठीक है, तब उसकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको फिलहाल नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर डेटाबेस हजारों लोग कर रहे हैं तो फिर डेटा को कैसे मैनेज किया जाएगा, कौन सी फील्ड डायरेक्ट, अब एक डेटा है जिसको 3 लोग अगर एक्सेस करें तो क्या होगा, अभी सारी चीजें जो है ना स्पेशलाइजेशन है। डेटाबेस आल्सो प्रोवाइड टूल्स एंड एनेबल यूजर्स टू कंस्ट्रक्ट स्पेशल रिक्वेस्ट। ठीक है, जिस तरह आपने फील्ड, आपने पढ़ा फॉर्म और रिपोर्ट्स, तो इसी तरह से क्यूरीज होती हैं। ठीक है ना, कोई भी चीज को सर्च करने के लिए आप क्यूरी लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे, रिक्वेस्ट लिखेंगे, तो क्यूरी आ जाएगी। ये आप डेटाबेस के कोर्स में पढ़ेंगे।
ठीक है, आप डिफरेंट डेटाबेस को कनेक्ट भी कर सकते हैं, एक्सेल शीट को, टेक्स्ट को, वर्ड को भी आप डेटा वहां से फेच कर सकते हैं, रॉ डेटा अगर आप वहां डाला है तो। ठीक है, प्रॉब्ली द लास्ट स्लाइड, डीबीएमएस क्या कर सकती है, एंटर डेटा कर सकती है, जो भी स्क्रीन बनाएंगे, जो डेटा एंट्री स्क्रीन होती है जो आपने पढ़ा फॉर्म से, क्या कर सकते हैं आप, डेटा एंटर कर सकते हैं डेटाबेस में। हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग कहते हैं डेटा को अपडेट करना, डिलीट करना, बैकअप करना, ठीक है ना, ये सब हाउसकीपिंग है। यानी अगर मॉडिफाई करना है तो, डिलीट करना है तो, ठीक है। स्टोर डेटा, अरेंज डेटा, ठीक है ना। इसी तरह से रिपोर्टिंग, ऑब्टेन सबसेट ऑफ द डेटा, ये रिपोर्टिंग है कि लाखों डेटा पड़ा हुआ है लेकिन इस साल इस डेट से इस डेट तक का डेटा ले आओ, फलाना वाला, तो वो ले आएगा उठा के। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक। डेटाबेस क्या चीज होती है, डेटाबेस को मैनेजमेंट क्या चीज होती है और क्यों करते हैं, थोड़ा समझ में आ गया, क्लियर है अभी तक। फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल की टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, मैंडेटरी, ऑप्शनल की टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, फ्लैट फाइल की और रिलेशनल डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, चलिए तो इसको हम खत्म करते हैं, और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ये लेक्चर तो खत्म हो गया, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है कोई और चीज सर पढ़ेंगे। अटेंडेंस सर अटेंडेंस हो गई या नहीं हुई? सर मेरी नहीं लगी शायद। मेरी नहीं लगी, मैं नाम बताऊंगा अपना, आपकी तस्वीर तो आ नहीं अच्छा रही है। हाँ चलिए, सर क्लास ऑफ, मेरी भी नहीं लगी है। हाँ मैं खोल रहा हूँ, जिसकी नहीं लगी है बता दे। अशद, सैयद अशद अली जी। लगा दिया। और बताइए। तहरीन नकवी। 1 मिनट, तहरीन नकवी कहाँ गया? तहरीम नकवी जी, आपकी भी लगा दिए। और कोई? ये दो तो लगा दिए मैंने। थैंक एनीबॉडी? ठीक है, चलिए चलिए लेक्चर को एंड कर रहे हैं। कोई सवाल, कोई चीज पूछनी हो, एनी क्वेश्चन? नो सर। सर ये जो क्विज हुआ था इसके आंसर्स मिल सकते हैं? देखना है। इसके आंसर मिल जाएंगे आपको, क्यों नहीं मिलेंगे। ये देखना है कि सर ने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। चले वो मैं पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, ठीक है भाई, पब्लिश कर दूंगा। ठीक है सर। Thank you, sir. ओके।